सबको नमो बुद्धाय। जय भीम। इसके पहले सेशन में हमने पूर्वकालिक अव्यय और निमित्तार्थक अव्यय, हम अभी अव्यय सीख रहे हैं। तो अव्यय के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा और कुछ जानकारी दूंगा, तो वो आप अच्छी तरह से समझ लेना। तो हमने दो प्रकार के अव्यय अभी यहाँ पे सीखे हैं। वो पहला जो है निमित्तार्थक, उसका जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय होता है तुम। और उस वो तुम प्रत्यय क्रियापद को लगने से हमारी क्रिया का हेतु स्पष्ट होता है, मतलब निमित्त स्पष्ट होता है। इसीलिए उसे हेत्वार्थक या निमित्तार्थक अव्यय ऐसे कहते हैं। ओके। दूसरा जो अव्यय हमने सीखा है वो है पूर्वकालिक। मतलब पूर्वकालिक मतलब आगे इसके आगे के पिछले काल में जो भी क्रिया हो गई है, वो करके अभी मैं क्या कर रहा हूँ या और क्या कर रहा हूँ। इसमें ऐसा एक ही क्रिया नहीं, तो बहुत सारे क्रिया एक के बाद एक के बाद एक के बाद करके फिर बाद में आखिरी जो क्रिया हम करते हैं, ऐसा सीक्वेंस इसमें आता है पूर्वकालिक अव्यय में। तो उसका प्रत्यय जो है वो त्वा है। तून भी है, तून भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा त्वा का हम इस्तेमाल करते हैं। और जब क्रियापद का एंड जो होता है, मतलब अंत अ पे होता है, तो वहां पे हम ई का आगम करके इत्वा वहां पे जोड़ते हैं। ये आप ध्यान में रखिए। तो त्वा को छोड़कर य भी आता है, फिर डबल च आता है, उनले च भी आता है, गंत्वा, दंत्वा, इसी प्रकार के भी पूर्वकालिक अव्यय आते हैं। तो वो भी हमने पढ़े हैं और उसके भी उदाहरण हमने लिए लिए हैं। तो ये दोनों प्रत्यय जो है पूर्वकालिक और निमित्तार्थक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाली में इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है। तो आज हम जो अव्यय सीखने जा रहे हैं, अव्यय का भाग जो है, तीसरा भाग जो है, उसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग मतलब उपसर्ग। आप लिख लीजिए। हम अव्यय चैप्टर कर रहे हैं। इसमें अव्यय में पांच प्रकार के अव्यय होते हैं। पांच प्रकार के। पहला जो होता है उपसर्ग, आप लिख लीजिए, उपसर्ग। दूसरा होता है निमित्तार्थक अव्यय। दूसरा होता है निमित्तार्थक अव्यय, निमित्तार्थक अव्यय। तीसरा है पूर्वकालिक अव्यय, पूर्वकालिक अव्यय। तीसरा। चौथा है तद्धितांत, तद्धितांत, तद्धित अंत, ऐसा उसका विग्रह होता है। तद्धितांत मतलब जिसके तद्धित के अंत में जो प्रत्यय आते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कौन सा अव्यय कहते हैं? तद्धितांत अव्यय कहते हैं। ये चौथा प्रकार है। और पांचवा प्रकार जो है वो है रूढ़ी। रूढ़ी आप लिख लीजिए, रूढ़ी। ये रूढ़ी जो होती है, इसमें क्रिया विशेषण होता है। पांचवा जो भाग जो है, तो इसमें और तीन प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण के बाद दूसरा जो भाग है, ऐसे कुछ अव्यय है कि वो क्रिया विशेषण के रूप में इस्तेमाल उपयोग किए जाते हैं। ऐसे कुछ
लिख लीजिए, ऐसे कुछ अव्यय है कि जो क्रिया विशेषण के अर्थ में उपयोग किए जाते हैं, इसके अर्थ में उपयोग किए जाते हैं। ओके। अभी एक क्रिया विशेषण हो गया रूढ़ी के अंदर, मतलब रूढ़ी पांचवा अव्यय है, उसके अंदर ये तीन भाग है। पहला जो है क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक आदि, संयोजकादि, संयोजकादि अव्यय। संयोजक मतलब दो अ, वाक्यों को या दो शब्द को जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं उसे संयोजक आदि कहते हैं। संयोजकादि मतलब संयोजक आदि, मतलब संयोजक इत्यादि इत्यादि, हम मराठी में ऐसे कहते हैं, आदि मतलब इत्यादि इत्यादि ऐसा। ओके। और तीसरा प्रकार जो है तीसरा प्रकार जो है वो है विस्मय बोधक आदि, विस्मय बोधक आदि, विस्मय बोधक आदि मतलब विस्मय का बोध होता है, ऐसे कुछ प्रत्यय है कि उससे हमें विस्मय का बोध होता है, मतलब वंडर, आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम। तो वो एक्सप्रेशन प्रदर्शित करने के लिए कुछ ऐसे अव्यय है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्मय बोधक, बोधक आदि। तो इसी प्रकार ये जो पांच पांच प्रकार के अव्यय है, ये हम सीख रहे हैं। तो इसी में से हमने दो प्रकार के अव्यय पढ़ लिया है, सीख लिया है। वो है निमित्तार्थक और पूर्वकालिक अव्यय। ओके। तो ये अव्यय क्या होता है, अव्यय का मतलब क्या होता है कि ऐसा शब्द होता है कि जिसमें लिंग, वचन और विभक्ति के कारण कुछ भी बदलाव नहीं होता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन होता नहीं है। जैसे वो होता है वैसे ही उसको वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है। अव्यय का मतलब क्या होता है, ऐसा शब्द होता है कि जो जिसमें लिंग, वचन और विभक्ति के कारण उसे कुछ प्रत्यय नहीं जोड़े जाते, या लिंग, वचन और विभक्ति के कारण उसमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। मतलब अव्यय मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, जैसा वो दिया होता है वैसे कि वैसे ही हमें उसका इस्तेमाल करना होता है। इसे ही हम अव्यय कहते हैं। और उसको कुछ लोग असंख्य भी कहते हैं, क्योंकि उसमें संख्या नहीं है, इसलिए असंख्य भी कहते हैं। तो बात हम देखेंगे। तो इसी तरह हमारा जो विभक्ति के बाद, विभक्ति के पहले से मैंने आपको वर्णमाला सिखाई, स्वर सिखाए, व्यंजन सिखाए, उसका क्या कहते हैं, निगहित मतलब जोड़ाक्षर जो है निगहित, वो भी हमने पढ़े। फिर बाद में हमने क्रियापद पढ़ा, क्रियापद का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष वो हमने देखा। फिर बाद में हमने विभक्ति देखी। विभक्ति में हमने सारे स्वर अंत जो होते हैं नाम, उसके जो विभक्ति और प्रत्यय होते हैं वो हमने पढ़ा। और उसके बाद हम अभी, ये तो बेसिक, अभी तक बेसिक ग्रामर हमने पढ़ लिया है। अभी हमने एंट्री कर लिए है एडवांस ग्रामर में। ये आप थोड़ा अभी, आपको अभी कैसे बहुत सिंसियरली आपको अभी ये सब सारी बातें पढ़नी है और सीखनी है।
अभी मैं आपको जो फाउंडेशन है, बेसिक ग्रामर है, तो मैं आपको अभी कर्ता कर्म क्या होता है, क्रियापद क्या होती है, वगैरह वगैरह, ऐसा मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा नहीं। ये सब आपको अभी आपने खुद को ही ये अपने को तैयार करना है, मतलब समझ लेना है। और उसपे हमने बहुत सारा टाइम भी आपको दिया है, उदाहरण भी दिए हैं। तो अभी उसमें आपको मिस्टेक करना नहीं है, विभक्ति में करना नहीं है, क्रियापद में करना नहीं है। और वाक्य का जो मैंने ट्रांसलेशन का जो पैटर्न दिया है, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, समझ लेना है। अभी वही वाक्यों को हम और डिफाइन करते जाएंगे, मतलब उसको बढ़ाते जाएंगे, और उस वाक्य का और डीप में गंभीर जो अर्थ होता है, वो ढूंढने का या तैयार करने का, समझने का हम अभी कोशिश करेंगे। अभी तो साधारण जो वाक्य होते हैं, जैसे लड़का सूर्य को देखता है, अम्बा नीचे गिरता है, ये आम नीचे गिरता है, ऐसे जो साधारण जो वाक्य जो है, अभी वो पढ़ाने के दिन अभी गए, समझने के दिन गए, ये अभी आपको आ रहा है। तो हम अभी आपको अगले, मतलब एडवांस ग्रामर में लेके जा रहे हैं। तो उसका पहला ही चैप्टर जो है अव्यय, उसमें से हमने पूर्वकालिक और निमित्तार्थक, ये दोनों प्रकार के अव्यय पढ़े हैं। और आज हम सीखने जा रहे हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग का क्या मतलब होता है? ये जो उपसर्ग जो है, इसमें उप, ये जो शब्द है, तो ये उप का मतलब होता है नजदीक, मतलब बहुत ही क्लोज। जिससे भी ये उपशब्द लगता है, उस शब्द से ये क्या होता है, क्लोज होता है, मतलब बहुत ही नजदीक होता है। जैसे कि हम देखते हैं उपनगर, ये शब्द देखते हैं। तो उपनगर किसे कहते हैं कि जो मूल नगर है, उसके पास जो छोटा सा या बड़ा जो नगर उससे उससे सटीक होता है, मतलब बहुत ही नजदीक होता है, तो हम उसे उपनगर कहते हैं। उप जिलाधिकारी कहते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर, मतलब जो कहते हैं उप जिलाधिकारी। तो कलेक्टर के बाद ये जो दूसरा ऑफिसर होता है, वो बहुत ही नजदीक होता है, मतलब इसके बाद वो ही कलेक्टर होगा। तो वो उप है, मतलब उसके बहुत नजदीक है। इसी अर्थ से उप ये शब्द लगाया जाता है। तो ये उपसर्ग मतलब सर्ग, मतलब कांटेक्ट में रहना, टचिंग में रहना। तो ये जो उपसर्ग जो होते हैं, ये हमेशा क्रिया जो होती है, क्रियापद जो होता है, उससे जुड़े हुए रहते हैं। उससे क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और कहाँ पे जुड़े होते हैं? पहले जुड़े होते हैं। मतलब अगर कोई क्रियापद है, अगर मैं कहता हूं गच्छति, ये क्रियापद है, तो ये गच्छति के पहले, मतलब ग के पहले अगर हमने आ ये उपसर्ग जोड़ दिया, आ, तो वो क्या बन जाता है, आगच्छति बन जाता है। तो इसी तरह ये क्रिया का जो शब्द होता है, मतलब क्रियापद का जो शब्द होता है, इसके पहले वो जोड़े जाते हैं, इसीलिए उसे उपसर्ग कहते हैं। और इसी को ही हम इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स, मतलब आधे जो आधे पहले जुड़ा हुआ, ऐसा जो शब्द है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, मतलब उपसर्ग कहते हैं। तो ये जो उपसर्ग होते हैं, तो ये पाली भाषा में 20 प्रकार के होते हैं। पाली भाषा में क्या होते हैं, 20 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट तो बहुत है, क्योंकि जो क्रिया होती है उसको बहुत स्पष्टता से, बहुत ही डिफाइनली अगर डिफाइन करना है, मतलब स्पष्ट करना है, तो उसके लिए हमें ये उपसर्ग लगाने पड़ते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। एक शब्द है
न्या शब्द है, न्या। तो न्या ये धातु है, उससे क्रियापद जो बनता है वो जानाति क्रियापद बनता है। तो न्या का मतलब होता है जानना। न्या का मतलब क्या होता है? जानना। ओके। और मराठी में हम उसे ज्ञा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञा, ज्ञान में का ज्ञान। तो ज्ञा का मतलब होता है जानना। ये तो धातु हो गया। फिर उससे क्रियापद जो बना वो बनता है जानाति। ये क्रियापद बन गया। तो इसको, इसका मतलब होता है, जानाति का मतलब होता है समझता है। समझता है ऐसा नहीं, सॉरी, जानता है। जानाति का मतलब होता है जानता है, बस इतना होता है। लेकिन हमने अगर ये जानाति को हमने प शब्द लगा, प प्रीफिक्स लगा दिया, तो प जानाति ये शब्द हो गया। अगर उसे प के जगह हमने स शब्द लगा दिया तो सन जानाति शब्द हो गया। तो ये जानाति, प जानाति, ये सन जानाति, इसमें कुछ तो भी फर्क तो होगा ही ना। ये उपसर्ग लगाने से उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ तो भाई चेंज होता ही होगा। इसलिए तो वो बने हुए हैं, कुछ फर्क करने के लिए। तो जानाति का मतलब हो गया जानना, लेकिन प जानाति का मतलब हो गया बहुत अच्छी तरह से जानना, बहुत अच्छी तरह से जानना। हम अपने व्यवहार में भी कहते हैं, अरे भाई आप फलाना फलाना आदमी को जानते हो? तो मैं कहता हूँ हाँ हाँ मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आपको, अगर कोई आपका दोस्त है और किसी ने पूछा इसको, इसको आप जानते हो? अरे हाँ मैं तो उसको अच्छी तरह जानता हूँ। मतलब जानता हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ में फर्क है कि नहीं कुछ? और अगर संजानाती कहे तो मैं खुद अच्छी तरह से, मैंने उसका बहुत सारा अनुभव लिया है, आई हैव रियलाइज ऑल दीज थिंग्स, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है संजानाती। तो हम कहते हैं कि इसको आप जानते हो? अरे भाई वो तो मेरा खास दोस्त है, हम तो साथ में पढ़े हैं, हमारा तो बहुत ही फैमिली रिश्ता है, हमारे तरफ आते जाते रहते हैं, मतलब उसका तो हमने बहुत सारा अनुभव लिया हुआ है। तो ये संजानाती जो है, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। तो ये उपसर्ग पाली में ये इसी तरह क्रियाओं का विशेषता जो होती है, मतलब क्रियापदों की जो विशेषता होती है वो बताते रहते हैं, और वो हमें देखना है, समझना है। ट्रांसलेशन के वक्त हमें इसका सही अर्थ हमें निकालना है। तो ये उपसर्ग जो है, 20 प्रकार के उपसर्ग है। तो ये लगाने से क्या होता है, क्या मतलब होता है, क्या लगाना जरूरी होता है, क्यों लगाते हैं उपसर्ग क्रियाओं को या क्रियापदों को? तो इससे क्या होता है, तीन बदल होते हैं, मतलब तीन इफेक्ट क्रियाओं को पर होते हैं, मतलब तीन प्रकार का बदल होता है, उसका मीनिंग निकलता है। तो पहला जो मीनिंग है, अगर किसी उपसर्ग को किसी क्रियापद को लगा दिया, मतलब आ गच्छति को आ लगा दिया, एक गच्छति हो गया, एक आगच्छति हो गया। या हरति एक क्रियापद है, उसको आ लगा दिया तो एक आहरति होता है और दूसरा हरति होता है। तो अभी इसके मीनिंग में कुछ तो भी चेंजेस आ गया है। तो वो पहला चेंज है कि उपसर्ग लगाने से, आप लिख लीजिए, उपसर्ग लगाने से क्रियाओं के अर्थ में विशेषता आती है। क्रियाओं के मीनिंग अर्थ में उपसर्ग लगाने से, उपसर्ग लगाने से क्रियाओं के अर्थ में विशेषता आती है। ये एक पहला बदल है, ये पहला बदल है। दूसरा बदल जो है वो है उपसर्ग लगाने से, उपसर्ग लगाने से, या उपसर्ग लिखा तो भी चलेगा, उपसर्ग लगाने से कभी कभी क्रियाओं का अर्थ भिन्न हो जाता है। कभी कभी क्रियाओं का अर्थ भिन्न हो जाता है।
ओके। क्रियाओं का अर्थ भिन्न हो जाता है, कभी कभी उपसर्ग लगाने से क्रियाओं का अर्थ भिन्न हो जाता है। मतलब अभी ये देखिए, मैंने उदाहरण अभी आपको दिया। हरती का मतलब होता है ले जाना, और ये जो है शब्द आहरती, तो उसका मतलब होता है ले आना। ये तो क्या हो गया, ये भिन्नता नहीं आई। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे। ये हरती और पहरती। अगर हरती का मतलब होता है ले जाना, और पहरती अगर हम बोलेंगे कहेंगे, तो इसका मतलब होता है मारना। तो सिर्फ प लगाने से, हरती को प लगाने से उसका मीनिंग कितना चेंज हुआ है, मतलब मारना हो गया। और सिर्फ हरती का मतलब या क्या होता है, ले जाना। तो ऐसी ये भिन्नता जो होती है, आती है, तो ये किसके वजह से आती है, उपसर्ग से वजह से आती है। ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार जो है वो लिख लीजिए। तीसरा प्रकार, उपसर्ग लगाने से, उपसर्ग लगाने से, उपसर्ग लगाने से क्रियाओं के अर्थ, क्रियाओं का अर्थ, क्रियाओं का अर्थ विरुद्ध हो जाता है। क्रियाओं का अर्थ क्या होता है, विरुद्ध हो जाता है। उपसर्ग लगाने से कोई कुछ कुछ क्रियाओं का अर्थ क्या होता है, विरुद्ध हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, गच्छति का मतलब होता है जाना, और उसे आ ये प्रीफिक्स लगा दिया, तो वो बनता है आगच्छति। तो उसका मतलब होता है आना, मतलब टोटली विरुद्ध हो गया, अपोजिट हो गया उसका मीनिंग। जैसे कि हरति का मतलब मैंने क्या कहा, ले जाना, और आहारति का मतलब ले आना, मतलब अपोजिट हो गया ये आ लगाने से। तो इसी तरह ये तीन प्रकार के बदल जो होते हैं क्रियाओं के मीनिंग में, अर्थ में, तो ये उपसर्ग के वजह से होते हैं। तो इसी तरह ये उपसर्ग का जो कुछ तो भी पहला अर्थ सांगा सर प्लीज। पहला अर्थ मतलब, पहला अर्थ जो होता है कि कभी कभी उपसर्ग लगाने से क्रियाओं के अर्थ में विशेषता आती है, क्रियाओं के अर्थ में विशेषता आती है, जो स्पेशल मीनिंग हो जाता है। जैसे ही मैंने आपको उदाहरण दिया, जानाती, प जानाती, सन जानाती। तो ये जानाती के तो है क्रिया पद, लेकिन प जानाती सन जानाती का मीनिंग में क्या आ गई, विशेषता आ गई। तो ये पहला प्रकार है। दूसरा जो है, भिन्न हो जाता है, मतलब हरती और पहरती। हरती का मतलब होता है ले जाना, और पहरती का मतलब होता है मारना। तो ले जाना और मारना कितना भिन्न है ना उसका अर्थ। तो ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा जो प्रकार है वो अर्थ में पूरा बदलाव आ जाता है, मतलब विरुद्ध हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे कि गच्छति और आगच्छति। गच्छति का मतलब होता है जाना, और गच्छति का मतलब होता है आना। तो इसी तरह ये उपसर्ग जो है, ये हमने अभी मैंने आपको अच्छी तरह से, ठीक तरह से, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका महत्व क्या है, और इसको कैसे समझना है, इससे क्या फायदा होता है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बताया है। अभी हम देखेंगे कि ये 20 उपसर्ग है क्या, कौन से है, और 20 उपसर्ग के मीनिंग क्या होते हैं, मतलब कौन सा उपसर्ग लगाया तो उसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि अभी तो मैंने आ प ऐसे एक दो जो है वही बताए, लेकिन ऐसे 20 है। तो उस 20 उपसर्ग के मीनिंग जो है वो भी हम देखेंगे। मैंने अभी अभी व्हाट्सएप पे अपने पाली स्टडी के ग्रुप में मैंने एक फाइल, पीडीएफ वर्ड फाइल भेजी है।
उसमें पूरा ब्यौरा जो है उपसर्ग का, वो मैंने दिया है, 20 उपसर्ग दिया है। और पूरा का पूरा हर एक उपसर्ग का मीनिंग और एग्जाम्पल भी उसमें दिए हुए हैं। ये वर्ड फाइल में मैंने आपके अपने पाली स्टडी ग्रुप में वो भेजा है। अपना क्लास खत्म होने के बाद आपको वो अच्छी तरह से मतलब सपोर्टिव, आपको मदद होगी उससे, कि एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा। तो हम बाद में उसके उदाहरण भी लेंगे। ओके। तो पहले हम 20 उपशब्द कौन से होते हैं हम ये देखेंगे। तो मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है, अभी बोला है, कहा है, इसमें किसी को कोई शंका है उपशब्द के बारे में, कि सर मैंने मुझे समझा नहीं, ये कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, लगाने से क्या होता है? किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई पूछना है? अगर पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, फिर बाद में हम जब पढ़ाएंगे तो अगर आपको पता नहीं होगा तो कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा और समझ में नहीं आएगा। ओके। अभी ये एडवांस ग्रामर का जो क्या बोलते हैं नोट्स जो है, मैं इसी तरह आपको भेजते रहूंगा। और आप उसका अच्छी तरह से एक फाइल कीजिए, क्योंकि ये जो मैं अभी आपको दूंगा नोट्स वगैरह, तो वो आपको आपके बुक्स में नहीं मिलेगा। मैं ऐसे मेरे पास जो 10-15 ग्रामर के बुक है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, मराठी में भी है। तो सब में मैं ढूंढकर उसका जो अच्छी तरह से समझ में आएगा, वही आपको मैं रेडी रेकनर के तरफ मैं आपको भेजते रहूंगा। तो ये जो है आपको बिना सायास, मतलब ज्यादा कष्ट नहीं लेते हुए, आपको सब ये मैं देने की प्रयत्न करूंगा, कोशिश करते रहूंगा। तो आप बहुत भाग्यशाली है, आपको ज्यादा वक्त ढूंढने की या अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी मिल रहा है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का आप पूरी तरह से ध्यान रखिए, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि अभी इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुझे दूसरे भी बहुत काम है। तो वो हम देखेंगे अभी कैसे करना है, क्योंकि अभी मुझे ये आपका क्लास और वो अमेरिका के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्लास वो मुझे पूरा करना है। फिर बाद में मैं देखूंगा क्या करना है, कैसे करना है। ओके। तो हम अभी मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ, तो वो कौन से 20 उपसर्ग है वो हम पढ़ेंगे। ओके। ये यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कुछ अव्यय प्रकरण? जी जी। हाँ, स्पष्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो यहाँ पे देखिए, ये अव्यय प्रकरण है, हम इसे हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखा है अव्यय शब्द सदा एक रूप रहते हैं, मतलब एक ही उसका रूप होता है, उससे कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ प्रत्यय नहीं जा सकता, कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये उसका रूप एक ही रहता है, क्योंकि लिंग वचन और विभक्ति जो होती है उसके कारण उसमें कुछ बदलाव नहीं होता, मतलब अंतर भी नहीं होते। इसीलिए मोगलांचार्य जो है उन्होंने उसका नाम क्या लिखा रखा है, अव्यय, मतलब असंख्य रखा है, क्योंकि उसमें संख्या नहीं होती है, इसका ऐसा उनका कहना है। तो न विद्यते संख्या यस्य तंग असंख्यं, मतलब जिसमें संख्या विद्यमान नहीं होती उसे वह क्या कहते हैं, असंख्य कहते हैं। तो इसी तरह महामोगलान जो है, अपने मोगलानाचार्य जो है व्याकरण करता, उन्होंने इस अव्यय का डेफिनेशन किया है। तो मैंने आपको बता दिया साधारणतः अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है उपसर्ग होता है, दूसरा होता है निमित्तार्थक होता है, और तीसरा होता है पूर्वकालिक होता है, और चौथा मैंने बताया आपको तद्धितांत। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है, तो वो कैसे लिखा है आप फिर से उसे लिख लीजिए। तद्धितांत
और पांचवा जो है रूढ़ी है। तो रूढ़ी में भी और तीन प्रकार है, तो मैंने आपको वो बता दी। तो ये पांच प्रकार के अव्यय हमें पढ़ना है। तो अभी निमित्तार्थक पूर्वकालिक हो गए, तो अभी हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं। तो ये जो है 20 है। उपसर्ग क्या है? 20 है। यहाँ पे देखिए, एक उपसर्ग लिखा है। सबको नजर आता है ना? दिख दिख रहा है ना सबको? हेलो? जी जी। हाँ। तो ये जो है, हाँ, तो ये उपसर्ग कौन कौन से है? यहाँ पे देखिए, पहला ही क्या है? प है। दूसरा है परा है। बाद में नी है। ये नी ह्रस्व है। और दूसरा नी जो है, ये वो क्या है? दीर्घ है। बाद में उ है, दु है, संग, वी, अव, अनु, परी, अभी, अधि, पति, सु, आ, अति, अपि, अप और उप। इसी तरह ये 20 क्या है? उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग लगाने पर क्या होता है? क्रिया के अर्थ में कुछ तो भी, कभी तो कुछ विशेषता हो जाती है कि नहीं? तो ये देखिए यहाँ पे विशेषता कैसी होती है। जहती, ये शब्द दिया है नीचे, देखिए उदाहरण में। इसका मतलब होता है छोड़ता है। ठीक है, छोड़ता है, ये तो कॉमन हो गया जहती। लेकिन मैंने यहाँ पे प जोड़ दिया, प जहती। तो इसका मतलब क्या होता है? एकदम देता है। मतलब उसके क्रिया में कुछ तो भी विशेषता आ गई। ऐसे ही छोड़ देना और एकदम छोड़ देना, ये दोनों क्रिया में कुछ फर्क है कि नहीं? तो जरूर है। तो इसी तरह कुछ क्रियाओं में विशेषता आ जाती है। दूसरा, कभी कभी भिन्न हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है? भिन्न हो जाते हैं। मतलब देखिए, हरती का मतलब होता है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। हरती का मतलब होता है हरण करना। और उसको अगर प लगा दिया तो पहरती होता है, मतलब मारता है। तो ये दोनों का अर्थ क्या हो गया? भिन्न हो गया कि नहीं? ऐसा होता है। और कभी कभी क्या होता है? उल्टा अर्थ हो जाता है। तो ये देखिए, गच्छति का मतलब होता है जाता है। और आगच्छति, गच्छति का मतलब होता है आता है, मतलब उल्टा हो गया। तो इसी तरह ये उपसर्ग जो है, हम हमने पहले पे ही मैंने आपको सबको ये बताया। लेकिन ये अभी बुक में ये देखिए, निमित्तार्थक तो हमने देख लिया। यह करने के लिए ये तुम प्रत्यय लगाते हैं। भुत्तुम, कातुम, दट्टुम, युज्जितुम, रुज्जितुम, रोकने के लिए, वगैरह वगैरह, ये तो हमने पढ़ लिया है। अभी ये तद्धितांत हम बाद में सीखेंगे। और मैंने रूढ़ी में भी आपको बताया कि रूढ़ी में और तीन प्रकार होते हैं। वो है, पहला है क्रिया विशेषण। यहाँ पे दिख रहा है क्रिया विशेषण। तीसरा संयोजक आदि। और दूसरा संयोजक आदि, और तीसरा युष्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण का द्वितीय या तृतीय विभक्ति में एक वचन में रहता है कभी कभी। जैसे वेगं गच्छति, वेगेन गच्छति, मतलब वेग से जाता है, या वेगाने जातो। तो ये द्वितीय में कभी कभी होता है, कभी कभी तृतीय में होता है। तो इसी तरह ये क्रिया विशेषण जो है, ये भी क्या होते हैं? अव्यय के तरह होते हैं, लेकिन कभी कभी वो द्वितीय या तृतीय विभक्त में होते हैं। लेकिन ये जो नीचे दिए गए जो है, मतलब क्रिया विशेषण जो है, वो जो है वो निम्नलिखित अव्यय क्रिया विशेषण की भांति व्यवहृत होते हैं। मतलब ये जो अव्यय नीचे दिए हैं, वो क्रिया विशेषण के जैसे व्यवहार में हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये बाद में देखेंगे हम। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग पढ़ रहे हैं। ओके। तो इसी तरह हम उपसर्ग जो है, तो उसका जो मीनिंग है, वो हम अभी देखेंगे। पहले उसका मीनिंग देखेंगे। तो मैं, और एक फाइल है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ।
अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको सबको जो बताया पहले, यही यही सब है। लेकिन मैं आपको ये नोट्स के रूप में आपको मैंने ये आपको दिया है। ये देखिए, अव्यय पद वह है जिसका रूप बिना किसी परिवर्तन से गुजरे सभी लिंगों, वचनों और कारकों में समान बना रहता है। मतलब ये जो लिंग, वचन और कारक जो होते हैं, कारक का मतलब विभक्ति, इसके इसमें से गुजरे, अगर वो गुजरा भी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिना किसी परिवर्तन से। मतलब वो समान ही रहता है, मतलब जैसा है वैसा ही रहता है, उस पर कोई परिणाम नहीं होता। तो ये अव्यय दो प्रकार के होते हैं। ये जैसे ऊपर बताया वैसे, एक उपसर्ग और दूसरा निपात। तो ये उपसर्ग एक ऐसा अव्यय है, शब्द है, जिसका स्वतंत्र अर्थ होता है, और जब जो जब संज्ञा और क्रियाओं के उपसर्ग के रूप में लगता है तो प्रायः उनके मूल अर्थ का बदल देता है। ये उनका जो मूल अर्थ है उसको क्या होता है, वो बदल देता है। उपसर्ग को लगाने के बाद वो क्रिया का अर्थ जो होता है मूल, उसको वो बदल देता है। कौन बदल देता है? ये उपसर्ग बदल देता है। तो लैटिन लैंग्वेज में भी ऐसा ही प्रकार है, और अंग्रेजी में भी ऐसा ही प्रकार है, ऐसा उनका कहना है। और दूसरा जो है अव्यय निपात करके, तो निपात करके ऐसा एक अव्यय है, एक ऐसा अव्यय शब्द है जो किसी अन्य शब्द के पहले या पश्चात में लगता है। निपात जो शब्द है, किसी अन्य शब्द के पहले, यहाँ पे क्रिया नहीं है, हाँ शब्द लिखा है। तो यहाँ पे संज्ञाओं और क्रियाओं, मतलब नाम और क्रिया। लेकिन निपात के बारे में यहाँ पे संज्ञा और क्रिया नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, किसी अन्य शब्द के पहले या पश्चात ये अव्यय लगाया होता है, तो इसे हम निपात कहते हैं। तो ये निपात अंग्रेजी भाषा के निपातों, क्रिया विशेषणों, समुच्चय बोधकों, बोधक और विस्मय बोधक को समाविष्ट करते हैं। वो तो हम देखेंगे आगे। तो ये देखिए, अभी ये जो है उपसर्ग, यहाँ से देखिए, पाली में ये 20 उपसर्ग है। ओके। तो यहाँ पे आ, एक आ है, हाँ अभी है, अधि है 3 नंबर में, 4 नंबर में अनु है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, कौन कौन से 20 है, या आपको पाठ करना है, मतलब ध्यान में रखना है, ताकि आपको पता चले कि ये अव्यय है, ये आपको समझ में आ सके। ये अनु है, ये अप है, पांचवा। ये छह नंबर का है, ये अपी है, अपी। और ये अति है, 7 नंबर, अति। और 8 नंबर में क्या है, अव है, अव। और 9 नंबर में क्या है, दू है। 10 नंबर में क्या है, नी है, मतलब ह्रस्व नी है। और 11 नंबर में दीर्घ नी है। 12 नंबर में प है। 12 नंबर में क्या है, प है। 13 नंबर में परा है। और 14 नंबर में परी है। 15 नंबर में पति है। हम उसके प्रति बोलते हैं ना, उसके प्रति मेरी श्रद्धा है, तो पाली में उसके उसे पति कहते हैं। 16 नंबर में स है। 17 में ये जो है, ये अ, सु है। 18 में ऊ है। 18 नंबर ऊ है। 19 नंबर में उप है। और 20 नंबर में क्या है, वी है। ओके। तो इसी तरह ये 20 प्रकार के क्या है, उपसर्ग है। तो मेरे मेरे आपको सबको रिक्वेस्ट है, मैंने आपको सभी को व्हाट्सएप का जो अपना ग्रुप है, उसमें मैंने ये पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल दी है। तो आप सब लोग उसे ओपन कीजिए,
और एक 10 मिनट में वो जो पूरा उपसर्ग है आ अभी, वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। मतलब आप थोड़ा जान लीजिए, मतलब पढ़िए कि क्या है इसमें। फिर बाद में मैं आपको इसके बारे में और अच्छी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे उपसर्ग दिया है और बाद में उसका मीनिंग दिया है, फिर उसके बाद उसका उदाहरण भी दिए है, उसके उदाहरण भी दिए है कि कौन से ये उपसर्ग लगाने से वो क्रिया का कैसे अर्थ हो जाता है। तो हम पहला देखेंगे, आ देखेंगे। तो इसका मतलब होता है किसी सीमा तक, या जब तक, या पर्यंत, चारों ओर, या प्रतिवर्ती, ऐसा इसका मतलब होता है। आ प्रीफिक्स का मतलब आ लगाने से इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं मूल क्रियापद में। तो यहाँ पे देखिए, आ पपत मतलब चट्टान तक, आ गच्छति मतलब आता है, गच्छति मतलब जाता है। अभी ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको सबको? जी जी। हाँ। तो ये पूरा इसका विरुद्ध हो गया। आहरति मतलब लाता है, हरति मतलब वहन करता है, मतलब या ढो लेता है, मतलब ये ले जाता है। इसी तरह ये यहाँ पे आ प्रत्यय लग गया है, आ गच्छति को, आहारति को। ये आ पद मतलब चट्टान तक, किसी सीमा तक। इसी तरह ये आ हो गया। ओके। अभी अभी जो है के विषय में, की अपेक्षा, आगे, आगे की ओर, या उच्च, महान, विशेष, अतिरिक्त, अधिक, इसका मीनिंग इतना होता है अभी उपसर्ग का। तो हम अभी गच्छति कहेंगे तो समीप जाते हैं, मतलब आगे की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मीनिंग है समीप जाना, मतलब उसके आगे की ओर जाना है, आगे जाता है। अभिकम्मति मतलब आगे जाता है। अभिधम्म मतलब क्या? उच्च धर्म, विशेष धर्म, महान धर्म। हम देखते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त और विनय पिटक से अलग ये जो अभिधम्म जो है, उसे क्या कहते हैं हम? उच्च धम्म कहते हैं। क्योंकि ये धम्म शब्द को अभी जो है, ये क्या हो गया, उसका उपसर्ग लगाने से उच्च धम्म ये हो गया। अभिन्या, यहाँ पे भी अभी लगा हुआ है। न्या, न्या का मतलब होता है ज्ञान। तो अभिन्या मतलब उच्च ज्ञान, ऐसा विशेष ज्ञान। अभी जानाती, ये देखिए, ये तो रह गया। जानाती, पजानाती, संजानाती और अभी जानाती, मतलब वो मतलब ज्ञान के क्षेत्र में चले जाता है, फिर बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करता है, समझता है। जानाती मतलब जानता है। अभिभवती मतलब अभिभूत करता है। भवती का मतलब है। अभिमुख मतलब उसके सामने वो क्या करता है, अपना मुख करता है। अभिमंगल मतलब विशेष या उच्च त्योहार। तो ऐसे क्रियाओं में अभी शब्द, अभी अव्यय लगाया तो उसमें उसके अर्थ में चेंजेस आते हैं। ओके। अधि में, अधि मतलब में, पर, ऊपर, अतिरिक्त, महान, अत्यधिक, ऐसा होता है। अधिवसति का मतलब होता है में निवास करता है। वसति का मतलब होता है ओनली, यहाँ पे वसति का मतलब होता है रहता है। लेकिन अधिवसति हमने अगर कहा तो नगर में निवास करता है, जंगल में निवास करता है, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। अधिशेषति पर लेटेगा, मतलब उस पर तो वो लेटेगा, ऐसा। शेषति मतलब लेटना, और अधिशेषति मतलब किसी के ऊपर लेटना। अधितिष्ठती मतलब पर बल देना, मतलब आपण म्हणतो ना की तो त्याच्यावरच अडून बसलेला आहे, तर वो सो अधितिष्ठती मतलब वो किसी विषय पर या किसी बात पर बल देता है, मतलब जोर देता है, ऐसा। से ऊपर होना। अधिभू मतलब स्वामी। यहाँ पे अधिभू का जो है
जिसमें अधि ये प्रत्यय लग गया है, उसका मतलब होता है स्वामी, मालिक, ऐसा। अभी ये आपको मैंने दिया है तो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। ये सब मैं आपको बताने के लिए। अनु का मतलब होता है, अनु, पश्चात। ओके, बैटरी भी। अनु का मतलब क्या होता है? पश्चात। ओके। या समान, पीछे, साथ साथ, नीचे, अल्प, के अनुसार, ऐसा। यहाँ पे अनुगच्छति चाहिए, यहाँ पे अधिगच्छति हो गया। के पीछे जाना। अनुगच्छति मतलब के पीछे जाना, अनुसरण करना। अनुनायक का मतलब होता है उपनायक होता है, आगामी राजा होता है। अनुनायक मतलब के अनुसार उत्तराधिकारी। अनुलोमतो का मतलब होता है के अनुसार, तो ये अनु होता है। अप का मतलब होता है दूर, हमने देखा है अपदान। या से दूर, अलग, ऐसा मतलब होता है। अपसालाय मतलब सब भवन से, मतलब वो दूर जा रहा है, वो अलग हो रहा है। तो यहाँ पे अप ये लगाने से वो क्या हो रहा है, साला से दूर जा रहा है। अपगच्छति मतलब वो दूर जाता है। अपवाद मतलब आरोप, जो वाद होता है उससे दूर जाता है, मतलब उस पर आरोप होता है, दुर्व्यवहार होता है। वाद, कथन या बात। ओके। अपी कभी कभी पी के रूप में संक्षिप्त हो जाता है, मतलब अतिरिक्त, के समीप, इसका ये मतलब होता है। मतलब अपिधान, पिधान, पिदाहन, ढक्कन, आवरण, आच्छादित करना, ऐसा इसका मीनिंग होता है अपी का। यहाँ पे लगाया देखो, अपी, पी, पी वगैरह वगैरह। देन अति मतलब पूर्णतया, अतिरिक्त, के परे, अत्यधिक। तो अति सुंदर मतलब पूर्णतया सुंदर, है ना। अत्यधिक सुंदर। अति कम्मति मतलब से परे जाता है, मतलब समुद्रम अति कम्मति मतलब समुद्र के परे जाता है, ऐसा इसका मतलब होता है। अति कम्मति अतिक्रमण करता है, मतलब पार करके जाता है। अति गच्छति मतलब अभिभूत करता है, ऐसा इसका मतलब होता है। अव, अव का प्राय ओ के रूप में संक्षिप्त हो जाता है, मतलब अधोमुख, मतलब दूर से, अलग, के चारों ओर। मतलब ये उदाहरण भी दिया है यहाँ पे। अवकम्मति, ओकम्मति, अपचाई, अवमद्दक, अवहरति, दूर से जाता है, हटता है। अवजानाति मतलब उपेक्षा करता है। ज, जानाति जानता है। अवमन्यति मतलब अधोमुख देखता है। अवबोध मीन्स पूरा, पूर्ण ध्यान, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। अवचरती से परे जाता है, म्हणजे जे काय असेल त्याच्या पलीकडे अवचरती। आड़ा तिरछा जाना, पार करना, इसका मतलब होता है अवचरती का। दूसरा आगे दु है, ये दु का मतलब होता है बुरा, कठिन। उसका उदाहरण दिया है दुर्गति, का मतलब होता है दुर्गति। दुर्दम म्हणजे दुर्गम म्हणतो ना आपण, वश में करने में कठिन। दुर्गम अवस्था म्हणजे आता ते आपल्या वश मध्ये नाही राहिलेलं असं। दु, दुर्गती। हा दू जिथे जिथे येणार तिथे काय वाईट संबोधलं जाणार। दूरनुबोध म्हणजे बोध करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब बोध या समझने में कठिन, ऐसा। अभी नी है यहाँ पे। नी, नी का मतलब होता है दूर,
में से के अंदर तक नीचे से मुक्त, नीचे की ओर के बाहर से रहित, महान, निगच्छति। ये देखिए गच्छति को नि लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दूर जाता है। गच्छति का मतलब होता है जाता है। गच्छति का मतलब होता है आ जाता है। और नी लग गया तो क्या होता है, दूर जाता है। ये ऐसा चेंजेस होते रहते हैं। निखमति मतलब दूर जाता है, अलग होता है। भगवान बुद्ध घर से निखमन निखमन करता है ना, उसी तरह से मतलब अलग हो जाते हैं, घर से दूर चले जाते हैं। इसी को हम निष्क्रमण कहते हैं। निदहति एक और रखता है। इसी तरह निखनति मतलब में खोदता है, गाड़ना वगैरह, ऐसा उसका मतलब होता है। अब ये दीर्घ नी है, तो इसका मतलब होता है दूर से रहित, बाहरी, ऊपरी, के बाहर। निहरती मतलब दूर ले जाता है। हरती हरती का मतलब होता है ले जाना, लेकिन दूर ले जाने के लिए ये नी अगर उपसर्ग लगाया तो क्या होता है, दूर ले जाता है या बाहर निकालता है। निरोग मतलब क्या होता है, स्वस्थ। निरोग। नीरस मतलब क्या, सूखा, निर्जीव, स्वाद रहित। नीरस जिसमें जो रस से दूर है, जो रस से रहित है, जो रस से बाहर है, उसी को हम नीरस कहते हैं। उसका मतलब होता है सूखा, निर्जीव। ये प आ गया आगे, सामने में, प्रमुख, प्रबल, अत्याधिक बलवान, ऐसा उसका आगे जाता है। तो हमने उदाहरण में देखे, पहरती देखा, पजानाती देखा, तो ये क्या होते हैं, बलवान, अधिक बलवान होते हैं। पक्षिपति मतलब में फेंकता है, में रखता है। पक कम्मति मतलब निर्दिष्ट करता है, दूर जाता है, इसी तरह। ओके। 13वां है परा। परा का मतलब होता है दूर, एक और, पीछे, और के विरुद्ध। तो ये देखिए परा भव, पतन मतलब पराभव का मतलब क्या होता है, पतन या विनाश या अस्तित्व से दूर, ऐसा इसका मतलब होता है। भव को परा लग गया तो क्या हो गया, पतन हो गया, विनाश हो गया। ओके। अभी परी, चारों ओर, आसपास मतलब पूर्ण। परी का मतलब होता है पूर्ण, चारों ओर। तो परिदहती मतलब धारण करना, ये अच्छी तरह से पूरी चारों ओर से धारण करना, पूर्ण धारण करना। परिधावती म्हणजे आसपास दौड़ता है। परिक्षिपति चारों ओर फेंकता है। क्षिपति का मतलब होता है फेंकना, लेकिन परि अव्यय लगा दिया तो क्या होता है, चारों ओर फेंकता है। ओके। अभी निब्बान को भी हम परि लगाते हैं ना, परि निब्बान, तो इसका मतलब क्या होगा, निब्बान तो हो गया, लेकिन उससे भी और आगे की जो अवस्था है, पूर्ण अवस्था, वो परिनिब्बान है। और वो गौतम बुद्ध जो बुद्ध होते हैं, उनके बारे में ही परिनिर्वाण होता है, परिनिर्वाण होता है। तो मतलब उस उनका माइंड और शरीर की जो धातु है, वो पूरे क्या हो जाते हैं, वो पूरे पुनः भव होने के लायक नहीं रहते, अभी उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए परिनिर्वाण कहते हैं, पूर्ण निर्वाण। और महापरिनिर्वाण ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन लोग लगाते हैं। वो महा शब्द पूरे त्रिपिटक में नहीं है। बुद्ध के परिनिर्वाण के आगे महाशब्द कहीं भी नहीं लगा हुआ है। आप देखिए महापरिनिर्वाण सूक्त में देखिए, या
परिनिर्वाण सूत्र में देखिए, बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, परिनिर्वाण हुआ ऐसा ही लिखा है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ ऐसा नहीं लिखा है। ये महाशब्द वो जो सूत्र है उसको लगा दिया, इसलिए वो महाशब्द ऐसा चलते लोगों ने उसे उठा लिया। मतलब बुद्ध का महापरिनिर्वाण ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ परिनिर्वाण होता है। वो सूत्र बहुत बड़ा है, इसलिए उसे महा कहा है, महापरिनिर्वाण सूत्र कहा है। वैसे तो सिर्फ परिनिर्वाण सूत्र भी है, लेकिन वो महापरिनिर्वाण वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए उसके महा कहा है। पति मतलब पुन्हा, विरुद्ध की और, प्रति, आपण म्हणतो ना प्रति, त्याच्या पति। पटी कम्मती पीछे या उल्टा चलना, पीछे हटना। परी देती बदले में देता है। पटी वदती मतलब उत्तर, विरुद्ध वगैरे। परिलोम म्हणजेच काय, धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध, अनुलोम म्हणजे धाराच्या बाजूने। स के म्हणजे साथ, साथ साथ, स्वयं सबुद्ध, स्वप्रबुद्ध ऐसा। नंतर सु, बाद में सु आता है, अच्छा, कुशल, पूर्णतया, श्रेष्ठ, उत्तम। इसका मीनिंग होता है सु का ऐसा। और शब्द बनाए गए देखो, सुगति, सुजन मतलब अच्छा मनुष्य। सुदेशित मतलब भली भांति उपदेशित, ऐसा इसका मीनिंग होता है। और सु का अपोजिट क्या होता है, दू होता है, दू। ओके। अभी ऊ का मतलब क्या होता है, ऊपर, पर, दूर। तो उगच्छति मतलब ऊपर की ओर जाता है। उक्षिपति मतलब ऊपर की ओर फेंकता है। खिपति मतलब क्या, फेंकना। लेकिन उक्षिपति मतलब ऊपर की ओर जाता है। उड्डेति, देती मतलब उड़ना, लेकिन उड्डेति मतलब ऊपर उड़ना, ऐसा बोलो। उप मतलब समीप की ओर, अगला, के बगल में, अधो, नीचे, कम, मजबूत। मैंने आपको बताया उपनगर और ये ऐसा। उपगच्छति मतलब समीप जाता है। उपशाखा मतलब मेन शाखा के बगल में जो शाखा होती है वो, गौण शाखा। उपधावती मतलब तब दौड़ता है। उपराजा, उपकड्डति नीचे खींच लाना। ये देखिए नीचे भी इसका मीनिंग है। उपकड्डति म्हणजे, कड्डती मध्ये खींचना, और अगर ऊपर लगा दिया तो क्या होता है, नीचे खींच लाना। उपादान, ये तो आपको पता है। उप आदान मतलब नजदीक लेना, लेना जो अच्छा लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उपादान कहते हैं। मतलब हम उसे नजदीक लेते हैं। उप मीन्स नजदीक, और आदान मीन्स लेना, चिपकना, लिपटना वगैरह वगैरह। और सबसे लास्ट जो है वी, मतलब अलग, पृथक, से मुक्त, विषय, चारों ओर, स्पष्ट, भिन्न, के विरुद्ध। अभी यहाँ पे हम देखेंगे विपස්සति मतलब क्या, पश्यति तो है देखना, लेकिन अलग तरीके से देखना, पृथक तरीके से देखना, स्पष्ट देखना, विशेष प्रकार से देखना। इसका मतलब ये हो जाता है, मतलब स्पष्टतया देखना, ऐसा। विपස්සति, वी लग गया यहाँ पे, विपස්සति। ओके। विक्षिपति मीन्स भिन्न भिन्न होना। विमुक्ति मतलब परिपूर्ण मुक्ति। क्या होता है, परिपूर्ण मुक्ति। तो इसी तरह ये जो 20 जो उपसर्ग है, इसके मीनिंग हमने देखे हैं, उसके उदाहरण भी हमने देखे हैं। तो हम अभी वाक्य में इसके उदाहरण कैसे होते हैं वो देखेंगे। ओके। अभी इसके बारे में आपको कुछ, किसी को कोई शंका है?
कृपया अपने हैंड राइज कीजिए अगर कुछ पूछना है तो। हाँ बोलिए, बोला डॉक्टर साहब। हा, जय भीम सर. जय हिंद। नम- मी सध्या आता बाईचा कुशीनारामध्ये आहे सर इथं मी. तर काय म्हणता? तर मी इथं आता बोलतो म्हटलं मी. तर हाँ हे हाँ जे अवयव आहे सर, हे हाँ। जो अवयव रहता है इसका गन का कोई संबंध रहता है सर? गन नहीं, गन तो अलग है। ये अलग है क्या? वो अवयव, 9 गन हाँ, रहते हैं ना, 9 गनों से निर्मित होती है. नहीं 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 नहीं, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। इससे हाँ, उसका कोई ओके संबंध ओके. नहीं। अच्छा. नहीं, ये ठीक तो है सर, इतना मैंने ही पूछना पहले था. से ही बताया कि उसका कोई, ये अवयव मतलब सेपरेट रहता है, उसमें कोई ये नहीं रहता। और ये सर आपने कहाँ से ले आए हैं रेफरेंस? ये एक व्याकरण बुक है ना, व्याकरण के बुक से लिया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है. हम्म। ओके सर, अभी कोई बात नहीं. अभी जो बहुत सारे व्याकरण के बुक है, उनमें से कुछ ऐसा करके इकट्ठा करके ये दिया है सब। ओके। जी जी. ठीक है सर, धन्यवाद. और किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ में आया ऐसा मैं समझू, या कुछ समझ में नहीं आने से कारण आप कुछ पूछ नहीं रहे? क्या बात है? हाँ, ऐसा कुछ इसमें न समझने वाली कोई बात नहीं है। एटलीस्ट आप वर्ड टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज तो करें। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछिए, समझ में आया तो यस सर कुछ तो बोलिए। बहुत सारे लोग ग्रुप में नहीं है। अ, अभी ये मैंने प्रज्ञा। लिंक शेयर किया है ग्रुप की। हाँ हाँ। तो जो भी अगर ग्रुप में नहीं है तो आप वो लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। हाँ प्रज्ञा जी, अनम्यूट कीजिए। आपने हैंड रेस किया है, कृपया आप अनम्यूट करें। हॅलो सर. हम्म। सर हे असं चारिका परिचारिका परिचारिका म्हणजे नर्स तसं पण आहे ना, म्हणजे परिचारिका म्हटलं की ते लाईफस्टाईल होते. परी लागला उपसर्ग प्रिफिक्स तर त्याचा मिनिंग नर्स होतो. तसंच दान आणि दानच्या आधी उदान लागलं तरी ते म्हणजे स्पॉन्टेनियस वर्ड्स ऑफ द बुद्ध, दॅट कॅन बी कन्सिडर एज प्रिफिक्स ऑल्सो ना. ऑफकोर्स ऑफकोर्स, हे सगळं प्रिफिक्स लागल्यानंतर ते तयार झालेले शब्द आहेत. संज्ञा किंवा क्रिया, त्यांचा तो अर्थ बदलतो. सुरुवातीलाच दिलेला आहे बघा, ते ह्या याच्यामध्ये नोट्स मध्ये जे दिलेला प्रिफिक्स आहे. जोडले की अर्थ बदलून जातो. हो हो हो. फार विशेष करून अर्थ बदलतो किंवा विरुद्ध होतो, एकदम किंवा अपोजिट. एकदम, हा हा, हे तीन प्रकारे त्याचा सगळा अर्थ बदलतो. सर एक तर अपोजिट होतं, जसं गच्छती आगच्छती त्या टाइप मध्ये. हा. आणि अधि अभि लागलं तर म्हणजे उच्च दर्जाचा. आणि हम्म. पटी म्हणजे अपोजिट, असं का? ह्या तीन प्रकार आहे का? हम्म. थँक्यू सर. बरोबर.
कोणाला काही शंका नाही वाटतं. ओके. मग आता आपण थोडं इथे एक दोन उदाहरणं घेऊया आणि मग इथे थांबूया. तुम्हाला मी होमवर्क पण देईल, ते होमवर्क पण तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करा. ओके. तर पहिलं उदाहरण घ्या. आपण आपण उदाहरण घेऊ इथे. मा निवत्त अभिकम्म. यामध्ये उपसर्ग कुठल्या शब्दात आहे? एक नी आहे. हा अभि बोला. अभि हा अभि अभिकम. गुड. हा आता कम हा जो आहे हा धातू आहे. कम म्हणजे काय? जाणे. ओके. अभिकम्म आता म्हणजे काय? अभिचा अर्थ माहिती तुम्हाला, उच्च, महान, पुढे वगैरे वगैरे, आहे की नाही? तर मा म्हणजे काय? निगेटिव्ह, नो. आणि निवत्त, वत्त म्हणजे काय? पुढे जाणे. आणि त्याला निवत्त असं हे लागलेलं आहे. म्हणजे पुढे जाण्याच्या ऐवजी मागे जाणे. निवत्त म्हणजे निवृत्त म्हणा किंवा मागे येणे असा याचा अर्थ होतो. तर ह्या वाक्याचा कसा अर्थ आहे? मा निवत्त मतलब मा म्हणजे नो, मागे येऊ नकोस. काय? मा निवत्त मागे येऊ नकोस, पुढे जा. अभिकम्म म्हणजेच काय? पुढे जाणे. अशा अशा अर्थाने हे वाक्य आहे. बघा किती फरक पडतो ना असं वाक्य समजायला, वाचायला, म्हणाला. मान निवत्त अभिकम्म आपण प्रोत्साहनच्या अर्थाने पण म्हणतो की नाही असं, की अरे आता तू काही घाबरू नकोस, पुढे जा, काही काळजी करू नकोस, अशा पद्धतीने. नंतर इध आगच्छत इध आगच्छत भिक्खवो. भिक्खवो म्हणजेच काय? इथे काय आलं? काय अर्थ हा होईल याचा? आ इथे इकडे आला. हा हा इकडे या भिक्खूंनो इकडे या, इथे या. हा हा बरोबर. भिक्खूंनो इथे या. आज्ञार्थ इम्पेरेटिव्ह मोड झाला ना, थ हा आहे तर. हा 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 येस. आता तुम्हाला गच्छ माहिती आहे, थ लागलेला आहे. आणि मग आता आ गच्छत तो डिक्शनरी मध्ये जायची काही गरज नाही ना, आहे की नाही? तुम्हाला आता हे प्रिफिक्सचे अर्थ माहीत झालेले आहेत, तर तुम्ही लगेच त्याचा अर्थ लावू शकता. आ गच्छत म्हटलं भिक्खूंनो इथे या, असं या पद्धतीचा येईल. नंतर सुदेशितं. सुदेशितं बुद्ध धम्मं उग्गणं यथा बलम्. यथा बलम्. ओके. यामध्ये कुठकुठचे हे लागलेले आहेत? कुठल्या शब्दाला प्रिफिक्स लागलेले आहे? सर सुदेशित मध्ये सुला आहे बरोबर. आणि ते उगनामी मध्ये उ पण आहे ना ते. तू आहे. बरोबर. आता उग्गणनामी म्हणजे मी चांगल्या पद्धतीने, म्हणजे ते ग्रहण करणार. आलं लक्षात? अशा पद्धतीचं ते नुसतं गणनामी जर म्हटलं असतं तर मी काय घेतो, नाही का? मी घेतो या अर्थाने होणार. परंतु उगणनामी मतलब त्याच्यामध्ये काहीतरी क्वालिटी आहे, घेण्यामध्ये काहीतरी वेगळंपण आहे, म्हणून उगणनामी. आणि देशितं म्हणजे काय? म्हणजे देशना दिलेला बुद्ध धम्म, नाही का? बुद्ध. परंतु
तो कशा प्रकारे दिलेला आहे? सु म्हणजे उत्कृष्ट प्रकारे दिलेला आहे की नाही? सुदेशितं बुद्ध धम्मं उगगण्णामी यथा बलं, म्हणजे चांगल्या खूप उत्कृष्ट प्रकारे देशना दिलेल्या बुद्ध धर्माला मी चांगल्या उत्कृष्ट प्रकारे माझ्या परीने यथा बलन, म्हणजे काय, माझ्या क्षमतेनुसार, माझ्या कुवतीनुसार, ज्या ज्या पद्धतीने मला शक्य होईल त्या पद्धतीने यथा बलन मी काय करतो, चांगल्या प्रकारे ग्रहण करतो, असं या वाक्याचा अर्थ आहे. ओके. सेनापती, सेनापती पुत्तो, सेनापती पुत्तो अनुपुब्बेन, अनुपुब्बेन, अनुपुब्बेन तस्य रट्ठे, तस्य रट्ठे सेनापती अहोसी, सेनापती अहोसी. ह्या वाक्याचं ट्रान्सलेशन कोण करून दाखवतो? रठ्ठे म्हणजे काय? राष्ट्र ना, राष्ट्र, राष्ट्र. सेनापती म्हणजे सेनापती. अहोसी म्हणजे हे भू जो धातू जो आहे त्याचं पास्ट टेन्स आहे. ओके, अतीत काल, म्हणजे तुम्हाला झाला या अर्थाने. हा, आता खूप सिंपल करून दिलं. कोण करते याचं ट्रान्सलेशन? आणि याच्यामध्ये उपसर्ग कुठे आहे? कोणी हँड रेस कोणीच नाही केलेला? हम्म. अनु हे प्रिफिक्स आहे इथे. हा हा, बरोबर. पुब्बेन, अनुपुब्बेन म्हणजे अनुक्रमाने, म्हणजे हळूहळू. सेनापती पुत्र हळूहळू राष्ट्राचा सेनापती झाला क्रमाने. हा होतो अवश्य म्हणजे होतो, पास्ट टेन्स ना. हा, झाला असं म्हटलं तरी चालेल. नीट व्यवस्थित सांगा ना मराठीमध्ये. सेनापतीचा मुलगा हा, अनुक्रमेने त्याच्या राष्ट्राचा सेनापती होतो किंवा झाला. हा. त्याच्या राष्ट्राचा असं म्हणता येईल का? रठ्ठे तसं आहे. राष्ट्र लिहिलंय ना सर, तसं राष्ट्र हा काय? हा, म्हणजे त्याच्या राष्ट्रामध्ये म्हणजे त्याच्या देशामध्ये. रठ्ठे ही सप्तमी विभक्ती आहे ना. हम्म हा, म्हणजे हम्म प्रत्येक शब्दाचं तुम्ही ग्रामर हे करूनच तुम्ही टाकलं पाहिजे, नाहीतर नुसतं असं अंदाजपंची केलं ना तर अर्थात बदल होऊन जातो. त्या हम्म. राष्ट्राचा, त्या राष्ट्रामध्ये सेनापती झाला म्हणजे त्याच्याच राष्ट्रामध्ये तो सेनापती झाला असं त्यांना सांगायचंय. आलं लक्षात? जसं आपण जेतवने म्हणतो, हा जेतवनात हा तसं रट्टे हा हा, शब्द. असं. थँक्यू हा, सर.
ओके, इथे थांबूया आपण. बाकीचे उदाहरणं जे आहेत ते पुढच्या क्लासमध्ये घेऊ. म्हणजे उद्या उद्या आपला क्लास आहे 4 वाजता. तर उद्या दिवशी आपण याचे क्लास घेऊ आणि खूप सारे उदाहरणं पण घेऊ. म्हणजे आता तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत ट्रान्सलेशन करताना, ह्या ट्रान्सलेशन करताना तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी मी सांगणार नाही. तुम्ही मागचा अभ्यास परिपूर्ण तयार करूनच आता क्लासमध्ये बसायचं. ओके. आणि जे तिथे शिकवलं आहे धातूची list देणार आहे का? धातू काय ते, वर्ड्स, हा धातू जे आहेत ना, धातूची लिस्ट शेअर करणार आहेत का? हा हा, ते पण करतो मी आता. एक 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 करतो, सगळं थँक्यू. तुम्हाला शेअर करतो. ओके. हा, छान.